क्या? अच्छा सुनो, मैंने मुशी से बात की है, मैं आ रही हूँ पाकिस्तान। Really? That's good news आपी। अच्छा ये बताएं कब आ रही हैं और हैदर को भी साथ लेकर आएंगी ना? कोर्स को साथ लेकर आऊंगी, बहुत जल्द आ रही हूँ मैं। मेरे साथ साथ अर्शी को भी शिद्दत से आपका बहुत इंतजार है। कौन अर्शी? अर्शी मतलब अर्शिया की बात कर रहा हूँ। उसे जब पता चलेगा ना कि आप आ रही हैं वो बहुत खुश होगी। सब समझती हूँ मैं। अभी तो वो तुमसे जुड़े हर रिश्ते से मोहब्बत करेगी, असल हकीकत तो शादी के बाद ही खुलेगी। नहीं आपी, वो डबल फेस नहीं है, बल्कि वो बहुत ही खालिस और बहुत प्योर इंसान है। अपना नफा नुकसान नहीं देखती, बल्कि सच्ची और खरी बात करती है हमेशा। अच्छा बस बस रहने दो, उसकी तारीफ तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा? वैसे एक बात सच बोलूं, बट ने औरत को पहचानने में हमेशा गलती की है। मासूम और सादा दिल लड़की को वो खुन्नी और चालाक बना देता है, और जो ब्लंट होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, उसको वो कहता है ये तो बहुत ही ब्लंट है, ये तो बहुत ही चालाक है। और चालाक और मक्कार लड़की को मासूम करार देकर उसे अपना सब कुछ मान लेते हैं। तो तुम उसकी तारीफें करके अपना टाइम वेस्ट मत करो। मैं तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करने वाली। आप जब मिलेंगे ना कायल हो जाएंगी। अच्छा, अल्लाह करे ऐसे ही हो। और हाँ, एक और बात बताता चलो, आपको जितना बेवकूफ मैं लगता हूँ ना उतना नहीं हूँ। इंसान की पहचान है मुझे। सब पता चल जाएगा, मुझे आने तो दो। ओके, हम शिद्दत से मुंतज़िर हैं। अच्छा सुनो, अर्शिया से भी कुछ मत कहना, सरप्राइज होगा। इन लोगों से ना मुझे हर तरह के घटियापन की उम्मीद है। कुछ भी कह सकती हैं ये लोग। इन लोगों में लिहाज और शर्म कहाँ है? क्योंकि इनको ढील हमारे बाप ने दिए ना, इसलिए तो इनकी खुशनसीबी थी कि मैं घर पे नहीं थी, वरना बताती इनको इनकी माजी के करतूत सारे। पोल पटियां खोलती इनकी मैं कि किस तरह इन्होंने हमारे बाप पे डोरे डाले, किस तरह हमारे बाप को अपने जाल में फंसाया और हमसे हमारे बाप को छीना, हमारे सर से छत छीनी। बाप के होते हुए भी हम यतीम हैं। हमारे घर में घुस के हमें बातें सुना के चली गई हैं। ये दिलेरियन में आई कहां से यार? मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। कहाँ जा रही हो? मैंने तुम्हें परेशान कर दिया ना। बात करूंगी इनसे जाके, बताऊंगी इनको कि क्या क्या बकवासें करके गई हैं। इनको इनकी शक्ल याद कराऊंगी। अर्शी प्लीज तुम अल्लाह का वास्ते इस टाइम पे कोई तमाशा नहीं क्रिएट करो, बहुत रात हो रही है। और मम्मा ने मुझे मना किया था तुम्हें ये सब बताने के लिए। अब उन्हें पता चल गया ना तो मुझसे खफा हो जाएंगी। अनुषी हाथ छोड़ो मेरा, छोड़ो। अच्छा चलो सुबह चल जाना ना, फिर मम्मा को पता नहीं चलेगा कि तुम वहां गई। और जो ये रात मुझ पर भारी गुजरेगी उसका क्या? हाँ, नहीं कैसे कैसे लोग हमारे घर में घुस के हमें बातें सुनाकर चले जाते हैं। इन्होंने समझ के क्या रखा है हमें यार? अम्मी की खामोशी और मासूमियत का नाजायज फायदा उठाती हैं, लेकिन मुझे नहीं जानती हैं लोग। बचपन से लेकर इनका और पापा का रवैया बर्दाश्त करते आई हूँ, और मैंने खुद से अहद किया था अपना हक मैं लेकर रहूंगी। अच्छा बाबा, अपना हक सुबह ले लेना प्लीज, इस टाइम नहीं। अर्शी अनुषी हाथ छोड़ो यार, जाने दो, बात करने दो। अर्शी बहुत टाइम के बाद ना पापा का बिहेवियर हमारे साथ थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा। तुमने देखा था ना इनाम मलिक के रिश्ते के टाइम वो तुम्हारे लिए कितने फिक्रमंद थे। प्लीज कुछ भी ऐसा मत करना जिससे वो हमसे फिर दूर हो जाए। हमें ना इस एरिया में घर लेना ही नहीं चाहिए था। क्यों भाई? ये एरिया उन दोनों माँ बेटियों के बाप का है? नहीं, मेरा मतलब है कि हम जितना उनसे दूर रहते ना हमारे लिए उतना ही अच्छा होता। हम जितना उनसे दूर रहेंगे ना ये उनके लिए ज्यादा अच्छा होगा। अच्छी बात है कि हम इस एरिया में आ गए। इस सर पे चढ़ के हर वक्त बैठी रहूंगी ना, उनका खून जलाऊंगी और दिल जलाऊंगी, तब मुझे मजा आएगा। और अगर मैंने भी दादी को टीवी ना कराई ना, मेरा नाम भी अर्शिया नहीं है। अच्छा बाबा, अभी गुस्सा नहीं करो, रिलैक्स हो जाओ प्लीज, पानी लेकर आओ। छोड़ो यार हाथ। कब सुबह होगी, जाके मैं लोगों की बहन बचाऊंगी। छोड़ो इमाद, एक मिनट मुझे बात। मेरी बात तो सुनो यार तुम मुझे छोड़ो, मैं बात तो करूं इन लोगों से। जरा गहरा सांस लो, मुझे बताओ क्या हुआ है? तुम इंसान कम चुड़ैल ज्यादा लग रही हो। हाँ तो जैसा देश वैसा भेस। इस घर में ना चुड़ैल बनकर ही आना चाहिए इंसान को। या अल्लाह खैर, मुझे लगता है तुम मेरी नानू और खाला पे बिजली बनकर बरसने लगी हो। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर तुमने बीच में आने की कोशिश की ना इमाद, तो मैं सारा गुस्सा तुम पर उतार दूंगी, लिहाज नहीं करूंगी। इस कब्जा ग्रुप के साथ ना हिसाब किताब करना है। मैं सारी रात इसी फिक्र में मुझे नींद नहीं आई।
मेरी तरफ से पूरी इजाजत है। जाओ तुम उन्हें सबक सिखाओ, मैं तुम लोगों के लिए एम्बुलेंस का बंदोबस्त करता हूँ। हाँ जी। आइए डॉक्टर साहब आइए, बड़े वक्त पर आए हैं आप। यहाँ पर खून की नदियां बहने का वक्त हुआ जाता है। अच्छा, क्यों, क्या हुआ? कुछ भी नहीं, इसको बस तमाशे लगाने का शौक है और कुछ नहीं। अच्छा, मैं तमाशा लगा रहा हूँ और जो तुम करने आई हो उस पे भी थोड़ी वजाहत हो जाए। मैं तमाशा लगाने नहीं, हिसाब क्लियर करने आई हूँ। सुना आपने इनके इरादे? हाँ सुना, लेकिन कैसा हिसाब? एक्चुअली पिछले दिन नानो इनके घर से चीनी ले आई थी, वो अभी तक वापस नहीं की, उसका हिसाब मांग रही है। लो जी, काफी गुस्से में लग रही हो तुम। सब ठीक है ना? ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ। देखिए, हंस भी रही हूँ। खैर, आप क्यों आए यहाँ पे? वो मैं तो साफ अंकल से मिलने के लिए आया था। कोई काम बोला था मैंने उन्हें। वो तो घर पे नहीं है। अच्छा, घर पर नहीं है? नहीं। तो मैं जाऊं? हाँ हाँ, आप जाओ, बाकी मैं जाऊं? पक्का जाओ। ठीक है, ओके। हेलो। और भाई, तुम भी अपनी शक्ल गुम करो। रात से ना बहुत गुस्से में हूँ मैं। ये ना हो कि तुम मेरे ताप का शिकार बन जाओ, क्योंकि मुझ में ना अब सब्र बिल्कुल भी नहीं है। ओके ओके यार, रिलैक्स, चला जाता हूँ। क्या हो गया? तुम नहीं जाओ, मैं जा रही हूँ। यार सब ठीक है ना? मुझे उसके तेवर ठीक नहीं लग रहे। अब हाँ, लग तो ऐसे रहा है, पर तुम फिक्र ना करो, मैं यहाँ पे यूं संभाल लूंगा। तुम हॉस्पिटल जाओ, लेट हो जाओगे। और यार मैं कैसे फिक्र ना करूं? इस सिचुएशन को लेके मैं इतना स्ट्रेस्ड आउट हो गया हूँ। आप ही भी पाकिस्तान आने वाली है, अंकल से मिलवाना है। अगर अर्शी का यही रवैया रहा और साफ अंकल को नाराज करती रही ना, तो मेरी और उसकी बात बनने से पहले ही बिगड़ जाएगी। सही कह रहे हो, पर अच्छी बात यह है कि चाचू इस वक्त घर पर नहीं है, तो जो भी हुआ उनकी गैर मौजूदगी में होगा। ठीक है भाई, संभाल लेना। ओके, मैं संभालू, डोंट वरी। मैं जा रहा हूँ। ओके, गुड लक। आपका एक रंग आए और एक जाए, कैसा जलील क्या किया। तमाशा लगा कर आई आप मेरे घर पे? हाँ, अरे अम्मा, सिमाप ने अपनी शेर दलेर बेटी को ना हमें धमकाने और डराने के लिए भेजा है। हाय अल्लाह, मैं तो बहुत डर रही हूँ। आपने मेरी माँ और मेरी बहन को धमकियां किस हिसाब से दी हैं? हाँ, क्या बकवास की है? क्या घटिया बातें करके आई हैं आप? कुछ अपनी उम्र का ही लिहाज कर लेती। बस खामोश, अब एक लफ्ज भी बोलने की कोशिश मत करना। अगर अल्लाह पाक ने आपको बेटी जैसी नेमत नहीं दी ना, तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि दूसरों की बेटियों की इज्जतें उछालती फिरें आप, उनको धमकियां दे, उन्हें बदनाम करने की धमकियां दें आप। अभी तुम काशफा को जानती नहीं हो, किसी गुमान में मत रहना। ऐसा गंदा करूंगी तुम माँ बेटियों को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। आपके लिए ना मैं हर तरह का गुमान रखती हूँ, क्योंकि जो औरत 2 बच्चों के बाप पर डोरे डाले, उनको फंसा कर उनसे शादी कर ले, वो औरत कुछ भी कर सकती है। बकवास बंद करो। क्यों? सुना नहीं जा रहा? सच तो कड़वा होता है। अब जब आप अपनी औकात दिखाने पर आ गई हैं, तो मैं आपको सही तरह से जरा आईना भी दिखा दूं, क्योंकि ये काम भी मैं ही करूंगी ना। तुम्हारी भलाई इसी में है बेटा कि तुम यहाँ से फौरन चली जाओ, वरना मैं तो इमाद और औसाफ के कान तुम्हारे खिलाफ ऐसे भरूंगी कि तुम्हारी शक्ल भी देखना गवारा नहीं करेंगे वो। चलो जाओ यहाँ से, जाओ, निकलो हमारे घर से और दोबारा कदम ना रखना। हाँ जाओ। मैं सिर्फ इतना कहने आई, आप दोनों माँ बेटियां ना हमारे घर से दूर हैं, वरना मैं ये बात भूल जाऊंगी कि आप मेरे बाप की खाला अम्मा है और ये औरत आपकी बेटी जो कि मेरे बाप की जबरदस्ती की बीवी बनी फिर रही है। भूल जाऊंगी मैं ये रिश्ता। और वैसे भी इस रिश्ते को और इनको, इनका जो हक है ना इस घर पे, इस हक को मैं बिल्कुल नहीं मानती। ये मेरा घर है, मेरा जब दिल चाहेगा मैं यहाँ आऊंगी और अपना हक जताऊंगी। देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। तमीज से बात करो अर्शिया बेटी, रिश्ते में मेरी माँ तुम्हारी दादी है और मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ। खबरदार, जो आपने खुद को ना मेरी माँ कहा, और मुझे तमीज सिखाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको। हाँ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप जितनी तमीजदार है ना वो तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरी माँ रिश्ते में और रुतबे में आपसे बड़ी है।
कभी आपने तमीज से बात की उसे? कभी इज्जत दी आपने उनको? हाँ नहीं ना। बल्कि आप किसी से तमीज से बात कर कैसे सकती हैं? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो लोग दूसरों के हक पर डाका डालते हैं उनका तो अखलाकियात से कोई दूर दूर तक ताल्लुक ही नहीं होता। वो तो अखलाकियात से पैदल होते हैं, आपकी तरह। अर्शिया, तुम जुबान की तेज और जज्बाती लड़की हो ये तो मैं जानता था, लेकिन इतनी बदतमीज हो इसका मुझे अंदाजा नहीं था। आपको तो किसी भी चीज का कोई अंदाजा नहीं है पापा, किसी भी चीज का। खबरदार जो मुझे पापा कहा तो। तुम्हें तो रिश्तों का पास ही नहीं है। किस तरह बात कर रही थी तुम काशफा से? अगर तुम उसे अपनी मां नहीं समझती तो ना सही, मेरी बीवी होने के नाते से ही तुम उससे अच्छी तरह बात कर सकती थी। मुसाफ, प्लीज इसको मत डांटिए। इसका कोई कसूर नहीं है, इसको तो इसकी मां ने सिखाकर भेजा है। चलो मेरी तो खैर है, मैं तो सालों से इनके रवैये को सह रही हूं, लेकिन कुछ तो मेरी मां का ख्याल कर लेती। आते ही इनको बहुत बेइज्जत करने लग गई। तुम भी आ जाओ इमाद, और अपनी खाला और नानी की इज्जत अफजाई होते हुए देख लो। और एक बात कान खोल के सुन लो, ये जिस घर पे तुम अपना हक जताती फिर रही हो ना, ये मेरा है, मेरा। और मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपने बेटे और काशफा के नाम करूंगा, समझी? अब जाओ यहां से। चाचू ये आप क्या कह रहे हैं? होश में तो हैं आप? इमाद, अरे बेटा मुझे तो ले चल यहाँ से, मुझे तो सांस ही नहीं आ रहा है, मेरे तो दिल घबरा रहा है, चक्कर आ रहे हैं। इमाद आजा बेटा, उठा आपने, ले जा मुझे। अम्मा, मेरी माँ की बीमारी की जिम्मेदार तुम हो। अगर इन्हें कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। बस कर दे इस ड्रामे को। आप दोनों माँ बेटी जिनको ये ड्रामे दिखाने थे उन्होंने देख लिया और यकीन भी कर लिया कि आप लोग ही सच बोल रहे हैं। बस कर दे। मैंने कहा चली जाओ यहां से, चली जाओ यहां से। काशफा, मुझे पता है कि ये बहुत बदतमीज हो चुकी है, बस करो, रो मत। खुशाब, एक आप ही तो मेरा सहारा है। अर्शी सुनो तो, परेशान होने की कोई बात नहीं है यार, और रोने की तो बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। मैं क्यों रोऊंगी? मैं नहीं रोती। अच्छा, ये तो मेरे दुश्मन। इधर देखो। हाँ, मैं तो ख्वाम का परेशान हो रहा। देखो, एक भी आंसू नजर नहीं आ रहा। क्यों हो रहे हो परेशान? हाँ, और तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आए हो? जाओ ना, जाके अपनी नानी और खाला के आंसू साफ करो। जाओ यहाँ से। उनके झूठ मूठ के आंसू पोंछने के लिए तुम्हारे अब्बा है ना वहां पर। एक तो समझ नहीं आता, ये काशफा साहिबा की किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है या मेरी लक जरूरत से ज्यादा खराब है। तो चाचू को भी ऐन मौके पर आना था। कितने बदगुमान हो गए तुमसे। जबकि सिहाम ने कहा था कि उसकी सिस्टर आने वाली है। इस वक्त पे माहौल का साजगार होना, चाचू का मूड अच्छा होना और उनका तुम्हारे लिए नेक ख्यालात रखना बहुत जरूरी था। कहा तो है मेरी लक ही खराब है। पता नहीं अब क्या होगा, क्योंकि पापा तो काशफा आंटी के आंसू में बहते बहते मुझसे बहुत दूर निकल गए होंगे। कुछ सोचो यार इमाद, कुछ सोचो यार।
कुछ सोचो। क्या सोचूं यार? भाड़ में चले जाओ। अपने वक्त पे ना तुम्हें सब पता होता है क्या करना है, दुनिया 1 मिनट में इधर से उधर कर देते हो। लेकिन जब मेरी बारी आती है तो बहुत ही कोई मासूम फरिश्ता से माई बनकर बैठ जाते हो। अच्छा बस बस, पता नहीं किस किस का गुस्सा उतारती हो मेरे पे। अजीब मुसीबत है यार, काम बिगाड़ो तुम और संवारूं मैं। वाह, रच के नानू और खाला से बदतमीजी किया तुमने, और तुम्हारे अब्बा विटनेस थे वहां पर। क्या होगा अब यार? अब तो यही हो सकता है कि मैं चाचू से जाकर कहूं कि अर्शिया ने गलती से भंग वाले पकोड़े खा लिए थे, तभी ऑल फॉल बातें कर रही थी। और ये भी कह देना कि वो पकौड़े भी तुम लेकर आए थे, ठीक है? तो फिर क्या करूं मैं? एक तो मैं पहले ही परेशान हूँ, ऊपर से तुम्हारी सड़ी हुई आवाज ना मेरे कानों में चुभ रही, बल्कि मेरे दिमाग में लग रही है। चले जाओ यहाँ से, वरना उठा के ना मैं मार दूंगी तुमको। अच्छा भाई, भाड़ में जाओ तुम। बात सुना दिल मेरी, अब अंदर जाके अनुषी और अम्मी को बोलने की कुछ जरूरत नहीं है। बिला वजह उनको नहीं परेशान करना। मैं हूं ना, मैं देख लूंगी सब कुछ। अब जाओ यार, अपने घर जाओ। अब ऐसे भी हालात नहीं है बहन जी, आए हैं तो चाय पीकर ही जाएंगे। चाय पिलाओ, शाबाश। सारा खानदान ना एक नंबर का बदतमीज और पागलों का खानदान है, ढीठ लोग सारे। कॉफी भी हो सकती है। ढीठ ढीठ। ऋषि आप ही, मुझे ना समझ नहीं आ रहा आप इतनी परेशान क्यों हैं? अर्शी को अब तक आ जाना चाहिए था यार। अभी तो आपने बताया वो हमारी तरफ गई हैं। यही तो परेशानी की बात है। अर्शी आप ही ना ठीक कहती हैं, आपको ना परेशान होने का शौक है। मैं भी इतनी अच्छी खबर के साथ आया था। अर्शी आप ही पता नहीं कभी आएंगी, आप ही सुन ले। मुझसे ना अब सब्र नहीं हो रहा। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम प्लीज जाओ और अर्शी से कहो जल्दी वापस आ जाए। आप में अर्शी आप ही ना यही फर्क है। वो यहाँ होती ना, मेरी बात सुनती, मेरे साथ ढोलक बजाती, डांस की प्रैक्टिस भी करती। क्या मतलब? ढोलक डांस किस खुशी में? इतनी देर से ये तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नानी ने मात भाई का रिश्ता पक्का कर दिया है। क्या? कैसा रिश्ता? रिश्ता पक्का मतलब एंगेजमेंट। मैं तो अपने सारे दोस्तों को बुलाऊंगा। मात भाई की मंगनी होने वाली है, सारे दोस्तों को बुलाऊंगा, तफरी करेंगे, पार्टी करेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? अरे क्यों नहीं होगा, मैं तो जिद करूंगा, भूख हड़ताल पे चले जाऊंगा। मात भाई की मंगनी रोज थोड़ी ना होती है। बुलाएंगे, सारे दोस्तों को बुलाएंगे। शरोज, प्लीज बंद कर दो। मंगनी होने वाली है, सारे दोस्तों को बुलाऊंगा, तफरी करेंगे। ढोल कौन बजा रहा है भाई? हाँ, शायद अनुषी बजा रही होगी। उसे तो पूरी उम्मीद है कि तुम दुश्मन को पछाड़ कर आओगी। बेचारी मेरी बहन, बेचारी मासूम अनुषी। अल्लाह, क्या मुंह दिखाऊंगी मैं उसको यार? पता नहीं उसने मुझसे क्या क्या उम्मीदें लगाई हुई होंगी। ये अनुषी की आवाज को क्या हो गया? आज शायद शिद्दत और जज्बात में आकर ऐसे हो गई हो। बस कर दो, और कितना शर्मिंदा करोगे? पता नहीं वो क्या सोच रही होगी कि मैं जाऊंगी, दुश्मन की बैंड बजाऊंगी, उनका मुंह तोड़ दूंगी, और मैं उल्टा जलील होकर आ गई हूँ। तो ये अब्बा भी ना हमेशा गलत टाइम पर एंट्री करते हैं। इमादी, हम दोनों बहनों का दुख है। हम दोनों आपस में गले रख के रो लेंगे। तुम प्लीज जाओ यहाँ से। अपनी मंगनी, शादी और वलीमा एंजॉय करो। अगर तुम्हें हिम्मत नहीं थी तो तुमने मुझे ख्वाब क्यों दिखाए? अरे नहीं, मेरी बात तो सुनो। क्या? मुझे कोई झूठी तसल्ली नहीं चाहिए। जो शहरों से सब कुछ बता दिया है, नानी ने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक।
को प्लीज जाओ यहाँ से। अर्शी, कुछ दिनों में आप ही ना पाकिस्तान आने वाली हैं और वो तुम्हारी फैमिली से भी मिलना चाहेंगी। पता है कि तुम्हारे फैमिली इश्यूज उनके सामने आए। तो क्या करूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। एक आइडिया, इमाद को मेरे पापा बना देते और रोज को खालाम्मा बना देते। आप ही से मिलवा के और आप ही को अगले जहाज से रवाना कर दिए। इजी। मसला ये है कि इधर उसने ना उसाफ अंकल को नाराज कर दिया है और उस तरफ जो है मेरी सिस्टर आ रही है। अब अगर उसाफ अंकल का मूड ठीक नहीं हुआ तो बात किस तरह आगे बढ़ेगी यार। तो ये बात कुछ घर में बहुत परेशान हूं। मैं चाह रहा हूं कि बस किसी तरीके से ना सब कुछ नॉर्मल हो जाए उनके आने से पहले। कैसी बातें कर रहे हैं औसाफ? मेरी तरबियत पर सवाल उठा रहे हैं। वो सिर्फ मेरी बेटियां नहीं है, आपकी भी औलाद है। ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना बेहतर है। सब समझता हूं मैं तुम्हारी सियासत, बच्चा नहीं हूं, बेवकूफ नहीं हूं, सब देख रहा हूं और अच्छी तरह देख रहा हूं।
की वीडियो में हम देखते हैं द सेंट्रल लिमिट थ्योरम. In this section, we will consider one of the most remarkable result in probability, namely the central limit theorem. Loosely speaking, this theorem asserts that the sum of a large number of independent random variable as a distribution that is approximately normal. तो यहाँ पे हमने देखना है कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम हमने देखना है. तो इसकी जो बेसिक हमारे पास डेफिनेशन बन रही है कि वी विल कंसिडर वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल रिजल्ट्स इन प्रोबेबिलिटी. हमने प्रोबेबिलिटी में जो हमारे पास सबसे ज़्यादा रिमार्केबल रिजल्ट्स थे उनको हमने सेंट्रल लिमिट थ्योरम कह दिया. या फिर अगर मज़ीद उसको हम एक्सप्लेन करें तो हमारे पास क्या है कि एक ऐसा थ्योरम जिसमें लार्ज नंबर हम लेते हैं इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल के और उनका हम सम कर लेते हैं तो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास नॉर्मल आ जाती है. तो उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहते हैं. हैंस इट इज़ नॉट ओनली प्रोवाइड्स अ सिंपल मेथड फॉर कंप्यूटिंग अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटीज फॉर सम ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, बट इट आल्सो हेल्प्स एक्सप्लेन द रिमार्केबल फैक्ट दैट द एम्पेरिकल फ्रीक्वेंसीज ऑफ सो मैनी नेचुरल पॉपुलेशंस exhibit a bell shaped that is normal curve. तो यहाँ पे ये है कि हमारे पास इट्स नॉट ओनली प्रोवाइड अ सिंपल मेथड फॉर कंप्यूटिंग अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटीज़, यानी कि हम सिर्फ प्रोबेबिलिटीज़ ही फाइंड करने के लिए इसको एज अ मेथड कंसीडर नहीं करते, मतलब ये और चीज़ों के लिए भी यूज़ होता है फॉर सम ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, बट इट्स आल्सो हेल्प एक्सप्लेन द रिमार्केबल फैक्ट. यानी जितने भी रिमार्केबल फैक्ट्स होते हैं ये उनको भी एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किया जाता है. दैट द एम्पेरिकल फ्रीक्वेंसीज़, यानी उसमें जो फैक्ट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा एम्पेरिकल फ्रीक्वेंसीज़ आ जाती हैं. सो मैनी नेचुरल पॉपुलेशंस हो जाती हैं जिनको हम बेल शेप्ड या नॉर्मल कर्व वगैरह भी करते हैं. इट इज़ सिंपलेस्ट फॉर्म द सेंट्रल लिमिट थ्योरम इज फॉलोज. अच्छा, इसके हमने मज़ीद जो इसको सिंपल फॉर्म बनाने के लिए हमने सेंट्रल लिमिट थ्योरम को मज़ीद एक्सप्लेन किया है, वो यहाँ पे हम इसको मैथमेटिकली फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, द सेंट्रल लिमिट्स थ्योरम में हम देखते हैं कि लेट x1 x2 अप टू सो ऑन xn बी अ सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स. अच्छा, पहले हम जस्ट सिंपल रैंडम वेरिएबल ले लेते थे, बट यहाँ पे हमने इंडिपेंडेंट और आइडेंटिकल रैंडम वेरिएबल लिए हैं, यानी कि वो उनकी आइडेंटिटी यानी वो सेम नहीं है, एक ही रैंडम वेरिएबल्स हैं और यूनिक एंड डिस्ट्रीब्यूटेड. ईच हैविंग मीन, हर किसी का जितने भी हमने रैंडम वेरिएबल्स लिए हैं हर किसी का मीन भी है, वेरिएंस भी है. देन एन लार्ज नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. अब यहाँ पे हमने ले लिया x1 प्लस x2 प्लस अप टू सो ऑन xn. इट अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल विद मीन एंड वेरिएंस. अच्छा, ये नॉर्मल हम कर लेते हैं, यानी कि n को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं मीन के साथ. यहाँ पे हम जो है ना वो मीन को और जो हमारे पास सिग्मा स्केयर है वेरिएंस को हम n के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं. जब n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो नॉर्मल मीन बन जाएगा और नॉर्मल वेरिएंस. इट फॉलोज फ्रॉम द सेंट्रल लिमिट थ्योरम दैट, अगर हम देखें यहाँ पर जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम हमारे पास है कि x1 प्लस x2 अप टू सो ऑन xn माइनस n माइनस म्यू ओवर सिग्मा इंटू n स्क्वायर रूट, यानी यहाँ पे हमने जो मीन था उसको माइनस कर लिया. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास नॉर्मल मीन था उसको हमने माइनस कर लिया और जो हमारे पास नॉर्मल वेरिएंस था उसको हमने डिवाइड कर दिया. इट अप्रोक्सीमेटली आ स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल दस फॉर एन लार्ज नंबर. तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली रैंडम वेरिएबल हो जाते हैं और इनको हम नॉर्मल रैंडम वेरिएबल भी कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में होते हैं, इसी वजह से हमने इनके साथ एन को मल्टीप्लाई किया. अब हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी देखते हैं. हमारे पास प्रोबेबिलिटी अगर अप्लाई करें तो वो क्या बनती है, यहाँ पे x1 प्लस अप टू सो ऑन xn आ जाता है माइनस n म्यू ओवर सिग्मा n अंडर रूट यहाँ और ये तमाम जो हमारे पास वैल्यू है ये लेस देन क्या होती है, x होती है. और साइड पे हमने इसकी प्रोबेबिलिटी ले लिया जो कि ये शो कर रहा है, p हमने ले लिया वो प्रोबेबिलिटी को शो करा है. तो ये तमाम वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हमारे पास p z लेस देन x हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे वेयर z इज़ अ स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल. जो हमने यहाँ पे इंटीजर्स लिए हैं उनको हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल्स कह दिए. अगर हम यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो चीज़ हमने एक्सप्लेन किया, हमने सबसे पहले मीन ले लिया है, उस मीन को हमने इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल लिए हैं, बट जो रैंडम वेरिएबल हैं बहुत लार्ज नंबर में थे. तो यहाँ पे हमने तो यहाँ पर हमने जो है ना वो x1 अप टू सो ऑन xn हमने लिख लिया और इसके जो हमारे पास अप्रोक्सीमेट रैंडम वेरिएबल अगर हम देखें या नॉर्मल अगर हम देखें तो उनके साथ हमने n को जो है ना वो मल्टीप्लाई कर लिया. n को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 1 2 3 ये सारी चीज़ें आ गई और उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी को ले लिया. अब हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि बेसिकली इसको हम किस तरह से कर सकते हैं. एग्जांपल हमारे पास है, एन इंश्योरेंस कंपनी हैज़ 25,000 ऑटोमोबाइल पुलिस holders
if the yearly claim of a policyholder is a random variable with mean 320 and standard deviation 540, approximate the probability that the total yearly claim exceeds 8.3 million. यानी हमने यहाँ पे क्या लिया कि एक पुलिस इंश्योरेंस कंपनी है हमारे पास, उसमें 25,000 ऑटोमोबाइल पुलिस होल्डर्स हैं, ठीक है, यानी ऐसे पुलिस होल्डर जिनके पास ऑटोमोबाइल्स हैं. इफ़ द ईयरली क्लेम ऑफ अ पुलिस, अगर वो हर साल क्लेम करें 320 उनकी रैंडम वेरिएबल्स हो जाएँ और उनकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 540 हो जाए अप्रोक्सीमेटली, तो वो yearly जो क्लेम है उनका एक्सीड कर होगा 8.3 मिलियन तक. तो हम उसको देखते हैं कि उसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं. लेट एक्स डिनोट द टोटल ईयरली क्लेम. एक्स को हमने ले लिया जो ईयरली क्लेम को डिनोट कर रहा है नंबर द पुलिस यहाँ पॉलिसी होल्डर्स, तो यहाँ पॉलिसी होल्डर्स एंड लेट एक्स वन डिनोट द ईयरली क्लेम ऑफ अ पॉलिसी होल्डर्स आई विद एन इज इक्वल टू 25,000. वी हैव फ्रॉम द सेंट्रल लिमिट थ्योरम दैट एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया, उसके बाद हमने मीन ले लिया, टोटल नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स यानी जिन लोगों ने अपनी पॉलिसीज़ करवाई हुई थी, उसके बाद हमने सेंट्रल लिमिट थ्योरम का जो फार्मूला ले लिया, एक्स इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एंड एक्स आई विल हैव अप्रोक्सीमेटली अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 320 क्रॉस 25,000 इज इक्वल टू 8 क्रॉस 10⁻⁶. एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमारे पास 540 और अंडर रूट हमारे पास 25,000 आ जाएगी. इन 25,000 को हमने अंडर रूट में ले लिया, तो यहाँ पे जो वैल्यू निकलेगी 8.5381 क्रॉस 10⁻⁴. इस पे हमने प्रोबेबिलिटी ले ली, प्रोबेबिलिटी को हमने इसके अंदर जो है ना वो की वीडियो में हम देखते हैं द सेंट्रल लिमिट थ्योरम. In this section, we will consider one of the most remarkable result in probability, namely the central limit theorem. Loosely speaking, this theorem asserts that the sum of a large number of independent random variable as a distribution that is approximately normal. तो यहाँ पे हमने देखना है कि central limit theorem हमने देखना है, तो इसकी जो बेसिक हमारे पास definition बन रही है कि we will consider one of the most remarkable results in probability. हमने probability में जो हमारे पास सबसे ज़्यादा remarkable results थे उनको हमने सेंट्रल लिमिट थ्योरम कह दिया. या फिर अगर मज़ीद उसको हम एक्सप्लेन करें तो हमारे पास क्या है कि एक ऐसा थ्योरम जिसमें लार्ज नंबर हम लेते हैं इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल की और उनका हम सम कर लेते हैं, तो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास नॉर्मल आ जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहते हैं. हैंस इट इज़ नॉट ओनली प्रोवाइड्स अ सिंपल मेथड फॉर कंप्यूटिंग अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटीज फॉर सम ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, बट इट आल्सो हेल्प्स एक्सप्लेन द रिमार्केबल फैक्ट दैट द empirical frequencies of so many natural populations exhibit a bell-shaped that is normal curve. तो यहाँ पे ये है कि हमारे पास इट्स नॉट ओनली प्रोवाइड अ सिंपल मेथड फॉर कंप्यूटिंग अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटीज़, यानी कि हम सिर्फ प्रोबेबिलिटीज़ ही फाइंड करने के लिए इसको एज अ मेथड कंसीडर नहीं करते, मतलब ये और चीज़ों के लिए भी यूज़ होता है फॉर सम ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, बट इट्स आल्सो हेल्प एक्सप्लेन द रिमार्केबल फैक्ट, यानी जितने भी रिमार्केबल फैक्ट्स होते हैं ये उनको भी एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किया जाता है. दैट द एम्पेरिकल फ्रीक्वेंसीज़, यानी उसमें जो फैक्ट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा एम्पेरिकल फ्रीक्वेंसीज़ आ जाती हैं, सो मैनी नेचुरल पॉपुलेशंस हो जाती हैं जिनको हम बेल शेप्ड या नॉर्मल कर्व वगैरह भी करते हैं. इट इज़ सिंपलेस्ट फॉर्म द सेंट्रल लिमिट थ्योरम इज फॉलोज. अच्छा, इसके हमने मज़ीद जो इसको सिंपल फॉर्म बनाने के लिए हमने सेंट्रल लिमिट थ्योरम को मज़ीद एक्सप्लेन किया है, वो यहाँ पे हम इसको मैथमेटिकली फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, द सेंट्रल लिमिट थ्योरम में हम देखते हैं कि लेट x1 x2 अप टू सो ऑन xn बी अ सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स. अच्छा, पहले हम जस्ट सिंपल रैंडम वेरिएबल ले लेते थे, बट यहाँ पे हमने इंडिपेंडेंट और आइडेंटिकल रैंडम वेरिएबल लिए हैं, यानी कि वो उनकी आइडेंटिटी यानी वो सेम नहीं है, एक ही रैंडम वेरिएबल्स हैं और यूनिक एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, ईच हैविंग मीन, हर किसी का जितने भी हमने रैंडम वेरिएबल्स दिए हैं हर किसी का मीन भी है, वेरिएंस भी है, देन एन लार्ज नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. अब यहाँ पे हमने ले लिया x1 प्लस x2 प्लस अप टू सो ऑन xn. इट अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल विद मीन एंड वेरिएंस. अच्छा, ये नॉर्मल हम कर लेते हैं, यानी कि n को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं मीन के साथ. यहाँ पे हम जो है ना वो मीन को और जो हमारे पास सिग्मा स्केयर है वेरिएंस को हम n के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं. जब n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो नॉर्मल मीन बन जाएगा और नॉर्मल वेरिएंस. इट फॉलोज फ्रॉम द सेंट्रल लिमिट थ्योरम दैट, अगर हम देखें यहाँ पर जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम हमारे पास है कि x1 प्लस x2 अप टू सो ऑन xn माइनस n माइनस म्यू ओवर सिग्मा इंटू n स्क्वायर रूट, यानी यहाँ पे हमने
जो मीन था उसको माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास नॉर्मल मीन था उसको हमने माइनस कर लिया और जो हमारे पास नॉर्मल वेरिएंस था उसको हमने डिवाइड कर दिया. इट अप्रोक्सीमेटली आ स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल 10 फॉर एन लार्ज नंबर. तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली रैंडम वेरिएबल हो जाते हैं और इनको हम नॉर्मल रैंडम वेरिएबल भी कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में होते हैं, इसी वजह से हमने इनके साथ एन को मल्टीप्लाई किया है. अब हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी देखते हैं. हमारे पास प्रोबेबिलिटी अगर अप्लाई करें तो वो क्या बनती है, यहाँ पे x1 प्लस अप टू सोन xn आ जाता है माइनस एन म्यू ओवर सिग्मा एन अंडर रूट यहाँ और ये तमाम जो हमारे पास वैल्यू है ये लेस देन क्या होती है, x होती है. और साइड पे हमने इसकी प्रोबेबिलिटी ले लिया जो कि ये शो कर रहा है, पी हमने ले लिया वो प्रोबेबिलिटी को शो करा है. तो ये तमाम वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हमारे पास पी जी लेस देन एक्स हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे वेयर जी इज़ अ स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल. जो हमने यहाँ पे इंटीजर्स लिए हैं उनको हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल्स कह दिए हैं. अगर हम यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो चीज़ हमने एक्सप्लेन किया, हमने सबसे पहले मीन ले लिया है, उस मीन को हमने इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल लिए हैं, बट जो रैंडम वेरिएबल हैं बहुत लार्ज नंबर में थे, तो यहाँ पे हमने तो यहाँ पर हमने जो है ना वो x1 अप टू सो ऑन xn हमने लिख लिया और इसके जो हमारे पास अप्रोक्सीमेट रैंडम वेरिएबल अगर हम देखें या नॉर्मल अगर हम देखें तो उनके साथ हमने n को जो है ना वो मल्टीप्लाई कर लिया. n को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 1 2 3 ये सारी चीज़ें आ गई और उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी को ले लिया. अब हम इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं कि बेसिकली इसको हम किस तरह से कर सकते हैं. एग्जाम्पल हमारे पास है, एन इंश्योरेंस कंपनी हैज़ 25,000 ऑटोमोबाइल police holders. If the yearly claim of a policyholder is a random variable with mean 320 and standard deviation 540, approximate the probability that the total yearly claim exceeds 8.3 million. यानी हमने यहाँ पे क्या लिया कि एक पुलिस इंश्योरेंस कंपनी है हमारे पास, उसमें 25,000 ऑटोमोबाइल पुलिस होल्डर्स हैं. ठीक है, यानी ऐसे पुलिस होल्डर जिनके पास ऑटोमोबाइल्स हैं. इफ़ द ईयरली क्लेम ऑफ अ पुलिस, अगर वो हर साल क्लेम करें 320 उनकी रैंडम वेरिएबल्स हो जाएं और उनकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 540 हो जाए अप्रोक्सीमेटली, तो वो yearly जो क्लेम है उनका एक्सीड कर होगा 8.3 मिलियन तक. तो हम उसको देखते हैं कि उसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं. लेट एक्स डिनोट द टोटल ईयरली क्लेम. एक्स को हमने ले लिया जो ईयरली क्लेम को डिनोट कर रहा है, नंबर द पुलिस यहाँ पॉलिसी होल्डर्स, तो यहाँ पॉलिसी होल्डर्स एंड लेट x1 डिनोट द ईयरली क्लेम ऑफ अ पॉलिसी होल्डर्स आई विद n इज इक्वल टू 25,000. वी हैव फ्रॉम द सेंट्रल लिमिट थ्योरम दैट x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, x ले लिया, उसके बाद हमने मीन ले लिया, टोटल नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स यानी जिन लोगों ने अपनी पॉलिसीज़ करवाई हुई थी, उसके बाद हमने सेंट्रल लिमिट थ्योरम का जो फार्मूला ले लिया, x इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 to n एंड x i विल हैव अप्रोक्सीमेटली अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 320 क्रॉस 25,000 इज इक्वल टू 8 क्रॉस 10⁻⁶. एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमारे पास 540 और अंडर रूट हमारे पास 25,000 आ जाएगी. इन 25,000 को हमने अंडर रूट में ले लिया, तो यहाँ पे जो वैल्यू निकलेगी 8.5381 क्रॉस 10⁻⁴. इस पर हमने प्रोबेबिलिटी ले ली, प्रोबेबिलिटी को हमने इसके अंदर जो है ना वो